सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो या फिर कोई और अन्य माध्यम हो, जहाँ भी देखो वहाँ पर 3 देशों के बारे में बातचीत हो रही है। पहला ईरान, इज़राइल और तीसरा हो जाता है अमेरिका। जहाँ देखो वहाँ पर इसी के बारे में पल-पल की अपडेट हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है या फिर अभी तक क्या हुआ है। ऐसे ही एक मीडिया तंत्र है जिसका नाम है वाई नेट ग्लोबल। उस पर एक खुफिया रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उसमें फिर आता है, उसमें जानकारी बताई जाती है कि इजराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 या 4 दिन की बात है, बस थोड़ा सा आपको समर्थन करना है, थोड़े से पैसे खर्च होने हैं, उसके बाद फिर जो जो भी कुछ होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, सपने में कुछ ये बताया जाता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, हमें बस उसकी हत्या करनी है, उसको मारना है, उसको मारने के बाद फिर लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी और वहाँ की सत्ता पर बैठने के लिए, काबिज होने के लिए फिर आपस में लोग फिर सड़कों पर उतरना शुरू हो जाएंगे। पिछले दिनों में जैसे धरना प्रदर्शन होते रहे हैं, हज़ारों लोग मारे जाते रहे हैं, तो उनके परिवार के भी लोग सड़कों पर चले आएंगे और जैसे सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ये जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हो जाएंगी। इसी बीच में हम लोग बीच में आएंगे, आने के बाद फिर वहाँ के लोगों को समझाएंगे और अपने ही मिजाज के किसी व्यक्ति को सीट पर जाकर बिठा देंगे, उस देश की जिम्मेदारी सौंप देंगे। फिर तेल भी अपना होगा, गैस भी अपनी होगी और फिर सेना की पूरी ताकत भी अपनी होगी। कुछ ऐसे ही सोचा था और ऐसे ही सोचने के बाद 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान के लीडरशिप हाउसिंग कंपाउंड में 60 सेकंड के अंदर लगभग 30 बम डाले गए थे और उस जगह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था। और जैसे वो जगह खत्म होती है, नेस्तनाबूद होती है, तो अगले ही दिन यानी कि 1 मार्च 2026 की सुबह 7 बजे के आसपास सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर एक जगह पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, हर जगह बस एक ही खबर चल रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मार दिया गया है। बस इतना था। और जैसे ये खबर चलने लगती है तभी दूसरी खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ चलने लगती है कि कुछ भी हो, खामनेई बचने के उनके पास बहुत सारे रास्ते थे, वो जाकर बंकर में छिप सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान देना ज़्यादा बेहतर समझा और उन्होंने ना तो अमेरिका के सामने झुके और ना ही वो इजराइल के सामने झुकते हैं। बस इतना था। जैसे ही उनके सुपुर्द खाक के लिए उनके शरीर को लेके जा रहे थे दफन कराने के लिए, इसी बीच में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद उनके समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। न केवल ईरान के अंदर बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी लोग सड़कों पर उतरते हैं और उनके समर्थन में लोग नारेबाजी करते हैं और उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। आगे जो होता है उससे कहीं ना कहीं जो अमेरिका के अंदर एक डर सा बन गया है, अगर अमेरिका ने हाथ पैर पीछे खींचे तो इजराइल के लिए आगे भविष्य में मुश्किल होना ये तय माना जा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये जो कहानी है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की जैसी खबर लोगों को लगती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मार दिया गया है। इजराइल और अमेरिका ने अपना संयुक्त अभियान चलाया और अभियान चलाने के बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जैसे वो ख़त्म होते हैं उसके बाद 3 सदस्य परिषद देश की कमान संभालने लगती है और इस 3 सदस्य टीम के अंदर 3 मुख्य लोग होते हैं। एक का नाम होता है अयातुल्ला अली रेज़ा आराफी, जो कि धार्मिक सदस्य के रूप में अस्थायी सर्वोच्च नेता के रूप में जिम्मेदारी इनको सौंपी जाती है। दूसरे होते हैं मसूद पजेशकियान, जो कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और साथ ही घोलम हुसैन मोहसेनी एजे, जो कि ईरान के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। जैसे ही अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, जिम्मेदारी संभालने के बाद बिना किसी डरे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के वो अपने जो इनका सुप्रीम लीडर होते हैं उनके बारे में तो बात करते ही करते हैं, साथ ही ये बोलते हैं कि अमेरिका को और इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दी जाती है कि इस हमले की शुरुआत आपने की थी, जो भी कुछ किया है आपकी तरफ से हुआ है, हम समझौता करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। तुमने हमारे लीडर को मारा है, इसका अंजाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं साथ में, ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग कर बदला लेने की कसम खाई है और वो इस कसम को हर हाल में पूरा करेंगे। और जैसे ही कसम की खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगती है, न्यूज़ चैनल में दौड़ने लगती है, तो फिर खाड़ी देशों में खलबली सी मच जाती है। खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 18 देश हैं और उन 18 देशों में जो आते हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, यमन है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इस तरह के लगभग 18 देशों को शामिल इनको कहा जाता है, जिनको इनका नाम है पश्चिम एशिया या फिर इन्हें मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो जितने मिडिल ईस्ट में देश हैं उनमें ज़्यादातर में जो
इजराइल का और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। खासकर उन देशों में खलबली सी मची हुई है। इसी बीच में ईरान ने भी बदला लिया है, ईरान ने भी कार्रवाई की है, और जो कार्रवाई की है वो जो बीत शमेश है या तेल अबीब है या यरूशलेम है, वेस्ट यरूशलेम हो या फिर उत्तरी इजराइल हो, यहाँ पर लगातार इन्होंने अपने भी ड्रोन भेजे, अपने भी मिसाइलें भेजी और बमबारी की। और इससे लगभग ऐसा बताया जाता है कि इजराइल के अंदर करीब करीब 200 से ज़्यादा बिल्डिंगों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है, और उनकी वायु रक्षा प्रणाली है उसको भी नुकसान पहुंचा है। बहुत सारी आवासीय इमारतें हैं वो भी गिराई गई थी। इसके अलावा जो अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने बने हुए थे, जैसे कतर में बना हुआ है अल उद्दे एयरबेस के नाम से, बहरीन के अंदर बना हुआ है, अमेरिका नौसेना के 5 लगभग बेड़े हैं उसमें, अबू धाबी में अल आफरा एयरबेस के नाम से बना हुआ है, कुवैत के अंदर अली अल सलेम एयरबेस के नाम से बना हुआ है, जॉर्डन के अंदर मुवा फफाक साल्ती के नाम से बना हुआ है, ईरान के अंदर एल अल असद एयरबेस के नाम से बना हुआ है। तो इसी तरह से इन सभी जगहों पर ईरान की तरफ से भी हमले किए जाते हैं, बमबारी की जाती है, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, ड्रोन छोड़े जाते हैं। तो भगदड़ तो मचना तय ही है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे क्या ये ईरान एकदम से कमज़ोर स्थिति में पड़ जाएगा, लेकिन ईरान कमज़ोर स्थिति में नहीं पड़ता है। न केवल वहाँ के सुप्रीम लीडर को मारा जाता है, बल्कि सुप्रीम लीडर को जैसे ही मारा जाता है तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो कार्रवाई थी ईरान ने भी करना शुरू कर दिया। हालांकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन ईरान भी इनके सामने कम नहीं पड़ रहा है। इसी कार्रवाई में अब तक ऐसा बताया जाता है कि करीब करीब 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी, जो एक खाका तैयार किया था कि ऐसी जो खुफिया रिपोर्ट बताते हैं कि बस जैसे ही सुप्रीम लीडर को मारा जाएगा और आयतुल्ला अली खामनी को उनके मारे जाने के बाद उस देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे, भगदड़ मचेगी, लूटपाट डकैती जैसी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन वहाँ की जनता ने, वहाँ की आवाम ने अपने राजा के मारे जाने के बाद, अपने इस सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल संयम बनाए रखा और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं, उनके हक में दुआएं भी करते हैं और उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं मातम भी मनाया जाता है। न केवल फिर ईरान के अंदर मातम मनाया जाता है, बल्कि अलग अलग मुल्कों में भी लोग सड़कों पर उतरते हैं और ये संख्या करोड़ों के हिसाब से हो जाती है। फिर सोशल मीडिया पर उनके बारे में उनकी पोस्ट भी प्रकाशित होने लगती हैं कि जो आयतुल्ला अली खामनेई हैं उनके समर्थन में बड़ी संख्या में। लेकिन ऐसी बहुत कम, बहुत रेयर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ में भी लोग खड़े हुए हैं या भी उनके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे भारत हो, पाकिस्तान हो, इराक हो, यमन हो, लेबनान, तुर्की, इस तरह के देशों में भी लोग सड़कों पर उतरकर अब ये अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करते हैं। साथ ही अमेरिका की जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस पर भी वहाँ के लोग प्रदर्शन करते हैं और अमेरिका के प्रति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इसके प्रति नाराज़गी जाहिर करते हैं कि तुमने इजराइल का साथ देकर इस तरह से अच्छा नहीं किया और ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है, जो गलत किया है। अब ऐसी स्थिति में जो अमेरिका अगर अपना हाथ पीछे खींच लेता है तो इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, और ये इजराइल अगर अकेला पड़ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा इजराइल के लिए होना तय माना जा रहा है। अब आगे होना क्या है या नहीं होना है, लेकिन ईरान ने खाड़ी देशों पर, जो खाड़ी अरब देश हैं, उन पर मिसाइल दागने की जो कसम खाई है, उससे खाड़ी देश जरूर निंदा कर रहे हैं। खाड़ी देशों में डर बना हुआ है, अगर ऐसा हो जाता है तो उनको बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में नुकसान होगा। न केवल उनका व्यापार उनका ठप हो जाएगा, बल्कि उनकी बिल्डिंगें भी बर्बाद हो सकती हैं। बहुत सारे नुकसान जब युद्ध होता है तो होते ही हैं। अभी ऐसी स्थिति में, और इसके लिए ज़्यादातर जो दोषी माना जा रहा है तो सब अमेरिका के लिए कह रहे हैं, और ये इन पर हमले होने की जो बात है, अमेरिका के ज़्यादातर एयरबेस जो हैं वो इन खाड़ी देशों में ही हैं, जिनके जहाँ से लगातार ईरान पर हमले किए गए थे। अगर खाड़ी देशों पर हमला होता है तो खासकर भारत को भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें इसलिए हो सकती हैं कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के हिसाब से जाते हैं, इंजीनियर होते हैं, विभिन्न कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं, IT कंपनी में होते हैं, नर्सिंग जो हेल्थ में बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां कर रहे हैं। अगर दुबई और आबू धाबी की बात करें तो लगभग 34 से 43 लाख के आसपास यहाँ के लोग हैं जो भारत के वहाँ पर काम कर रहे हैं। रियाद, जद्दा के अंदर 26 से लगभग 30 लाख के आसपास की संख्या है जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस से कारोबार कर रहे हैं। कुवैत सिटी के अंदर 9 से लगभग 10 लाख के आसपास बताए जाते हैं। दोहा कतर के अंदर 7.5 लाख से 8,30,000 के आसपास की संख्या बताई जाती है जो भारत के लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई और भी काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मस्कट, ओमान में 7-8 लाख के आसपास हैं। तो ईरान के अंदर भी 10,700 भारतीय हैं
जो अब फंसे हुए हैं, अगर ये युद्ध की स्थिति बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों को वापस यहाँ इंडिया में लाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब ये जैसे युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध छिड़ने के बाद कई देशों ने अपनी फ्लाइटों को बंद कर दिया है, और जैसे फ्लाइट बंद हो गई हैं तो कुछ जो फ्लाइट चल रहे हैं तो उन्होंने अपना किराया बहुत ज़्यादा कर दिया है, महंगाई बढ़ने लगी है। इस तरह की चीज़ें होना एक आम बात सी हो जाती है, किराया बढ़ना, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस लड़ाई में अभी सीधे सीधे कोई पक्ष नहीं लिया है। ना तो इसराइल का सीधे पक्ष लिया कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ना ही ईरान के बारे में कहा है कि हाँ जो वहाँ पर हुआ है गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला जरूर है, संतुलित प्रतिक्रिया दी है, और खामने की मौत पर अभी आधिकारिक कोई संदेश नहीं दिया है। इस बात को लेकर भी लोगों में बड़ी चर्चा है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 19 मई 2024 को ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो जाता है, और जैसे भी क्रैश होता है तो उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रपति के सम्मान में 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए हमारे देश में राष्ट्र का शोक मना रहा है। लेकिन खामने की मौत के मामले में भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है इधर जो ये इराक है ना, ईरान है, ईरान में जो अभी तो सिर्फ 3 सदस्यीय टीम काम कर रही है, लेकिन उनका अगला लीडर कौन होगा उसके बारे में बातचीत चलने लगती है। पहला जो नाम आता है, पहला नाम है अली लारी जौनी, जो कि पूर्व सांसद अध्यक्ष भी हैं और साथ ही सुरक्षा के प्रमुख भी हैं, और बहुत ही मजबूत दावेदार वो माने जाते हैं। साथ ही जो खामनेई के बेटे हैं जिनका नाम है मुज्तबा खामनेई का नाम शामिल है। हो सकता है कि वंशानुगत के चलते कि भाई पहले पिता थे और उनके बेटे, हो सकता है कि उनका नाम सामने ना आए, लेकिन अली लारी जानी का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से लिया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका के पिछले कुछ दिनों की बात करें, जैसे क्या हम सिर्फ 13 महीनों की बात करते हैं, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने महज 13 महीनों में 7 देशों पर सैन्य हमले किए हैं या बमबारी की हैं। कुछ रिकॉर्ड की अगर बात करें, जैसे ईरान में ट्रंप ने जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से चलाया था, और ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर हमला किया था। इसके बाद फरवरी 2026 में, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, उन्होंने एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से चलाया है, लगातार बमबारी की है, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में नुकसान भी पहुंचा है। और ऐसा भी है कि वहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर ही बमबारी कर दी गई। उसमें 153 लड़कियां, जिसकी कम से कम उम्र 7 साल और अधिकतम उम्र 12 साल के आसपास है, उन बच्चियों के मारे जाने का भी पूरी दुनिया में लोग अफसोस मना रहे हैं कि उन बच्चियों की क्या गलती थी कि उनके स्कूल पे ही बम गिरा दिए गए। ऐसे ही वेनेजुएला के अंदर 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के नाम से चलाया गया था, जो कि इसके तहत राजधानी काराकास, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा था कि उनके जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको हिरासत में ले लिया गया था। कि किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से हिरासत में लेना और वो जाना एकदम जादुई, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक वैसे ही किया गया था। और ये सब कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप होते हैं। ऐसे यमन में मार्च से मई तक मार्च 2025 की बात है, इन्होंने ऑपरेशन रफ राइडर चलाया, और उसके तहत हुती विद्रोही जो थे उनको रडार पर लिया, उन पर मिसाइल लॉन्च साइटों पर दर्जनों हवाई हमले किए गए, नौसैनिक हमले किए गए। इसके अलावा नाइजीरिया में होता है, इसके अलावा सोमालिया में होता है, सीरिया में होता है, और इराक में भी होता है। लगभग ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अब तक 45 से ज़्यादा हवाई हमले भी इस तरह समुद्र वगैरह में किए हैं। तो लगातार ये सब जो चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर तो बातचीत चली रही है। कई बार अभी जब भारत पर जो टैरिफ लागू कर दिया है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है, लेकिन हमारे देश की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जिस तरह से खामने की मौत होती है और वो झुकते नहीं हैं, वो दबाव में नहीं आते, ना ही इसराइल के ना ही अमेरिका के, और वो मौत को पसंद करते हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों का जो समर्थन है वो उनकी तरफ पहुंच जाता है। इस लड़ाई से आगे सभी देशों को नुकसान तो होना ही है, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी और शेयर मार्केट पे भी इस बात का असर पड़ेगा, और भारत में रुपए की कीमत भी गिरेगी, जाहिर सी बात है, और फ्लाइटें रद्द होने से व्यापार पर भी असर पड़ेगा, लोगों के आने जाने पर असर पड़ेगा। ये कब तक रहेगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।